विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां ये मुद्दा ना हो, लेकिन प्रश्न कमिटमेंट का है, प्रश्न आपकी प्रतिबद्धता का है। प्रश्न यह है कि क्या अपराध स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या अपराध स्टेट प्रोटेक्टेड है, क्या अपराध स्टेट प्रमोटेड है। जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सभी पे मैं आपको आंकड़े और ब्यौरे के साथ बताने को तैयार हूँ। क्या इंक्वायरी हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या क्रियाएं हुई हैं, कहाँ इनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो इस दौर का और उस दौर का एक बुनियादी अंतर, बुनियादी परिवर्तन हम देखते हैं। और तो और आखिरी बात में बता करके इस प्रश्न को समाप्त करूंगा। हमने उस बिहार को देखा है जहां पे शिल्पी जैन केस हो, जहां पे चंपा बिस्वास केस हो, जहां किसले का अपहरण कांड हो। ये मात्र नाम नहीं है, दीज आर नॉट जस्ट नेम्स, लेकिन ये हमारे अंतरात्माओं को झकझोर कर देने वाली यातनाएं हैं, घटनाएं हैं। शिल्पी जैन मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की युवती थी, उनका रेप होता है, उनकी लाश यहाँ पे गैराज में पाया जाता है। चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, संस्थागत रेप होता है। और कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सब जानते हैं, वो तार कहाँ से जुड़े हुए थे हम सब जानते हैं। नेता विपक्ष भरी सभा में कहते हैं तस्नीमुद्दीन जी जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। वो किसको केटर कर रहे हैं, वो किसको कुशन कर रहे हैं? तो कम से कम आपराधिक एलिमेंट को बढ़ावा कौन देता है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कौन करता है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। So why we are comparing the politics of 21st century to 90s? क्या है कि 90 की सदी में हमारी जो ट्रेन की स्पीड होती थी वो 60-70 होती थी, 80 होती थी। अब हम 160 की स्पीड से वंदे भारत चला रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं नकारात्मक राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने उनकी बात छेड़ी तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र। अभी उनका एक कंट्रोवर्सी हमने देखा था, दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को वो ये कहते हैं कि हम तुमको जूता से मारेंगे। लालू जी के जन्मदिन पे एक आरजेडी के सामान्य वर्कर ने बाबा साहेब की तस्वीर उनको पेश की, वो उनके पैरों के पास था। आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ एथिक्स, मोरालिटी, आदर्श और नीतियों की राजनीति हो, उससे किन लोगों को समस्या हो रही है? मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि सबसे ज्यादा आरोप वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है? आप जानते हैं कौन है? नंबर 1 पे रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के, तेलंगाना के। अब देख लीजिएगा, एडीआर का रिपोर्ट है, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे एमके स्टालिन है। फिर सिद्धारमैया जी भी इसी सूची में आते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी के नाम पे पॉलिटिक्स हो, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज का ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध कर रहा है, लेकिन जनता के सामने टोटल तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं आज की तारीख में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है, युवा चेहरा, जो राजनीतिक पकड़ के साथ साथ सामाजिक पकड़ भी रखता है। आप कह सकते हैं कानून और समाज के मुद्दों से लेकर दलित समाज की आवाज, यहाँ तक कि उसकी राजनीति की दिशा तक की ये बात करता है। इन्होंने हमेशा अपनी साफगोई और गंभीरता से बहसों में भी हिस्सा लिया है और आज वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नव भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। आज मैं आपसे कई मुद्दों पे चर्चा करूंगा, जैसे बिहार में मौजूदा सियासत जो चल रही है, अपराध और कानून व्यवस्था पर भी, विपक्ष के आरोप पर भी और आने वाले चुनावी समीकरण पर भी। विपक्ष बार बार मुद्दा बनाती है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। यहां तक कि तेजस्वी यादव बुलेटिन भी पोस्ट करते रहते हैं कि आज यहां ये हुआ, वहां वो हुआ। बार तो मैंने उनका ट्वीट देखा था कि करीबन 400 या 500 ऐसा लगभग, मुझे आंकड़ा नहीं उतना कंफर्म है, बट उन्होंने पोस्ट किया था कि यहाँ इतनी जगह हुई हैं। और एनसीआरबी का डेटा भी कहता है सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि अपराध निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर, अपराध और कानून व्यवस्था एक मुद्दा तो है ही। और कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां ये मुद्दा ना हो, लेकिन प्रश्न कमिटमेंट का है, प्रश्न आपकी प्रतिबद्धता का है। प्रश्न यह है कि क्या अपराध स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या अपराध स्टेट प्रोटेक्टेड है,
क्या अपराध स्टेट प्रमोटेड है? हम लोग इस बिहार में बड़े हुए हैं पीयूष जी, जहाँ पे अपराध का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, द एपी सेंटर ऑफ क्राइम, या कहिए कि क्राइम का कैपिटल सीएम हाउस हुआ करता था। आज निश्चित रूप से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो हमारी संवेदनाओं को झकझोरती हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। यदि आप प्रति लाख, क्राइम का एक आंकड़ा होता है पर कैपिटा क्राइम, प्रति लाख कितनी हत्याएं हो रही हैं, प्रति लाख हत्याएं 2005 के पहले कितनी होती थी और अब कितनी हो रही है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रमोटेड, स्टेट पेट्रोनाइज्ड क्राइम और आज जो क्राइम हो रहा है उसमें बुनियादी अंतर, बुनियादी परिवर्तन है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहता हूं कि हमारी सरकार की अगर कोई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कोई सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो नीतीश कुमार जी जब 2005 में एनडीए के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक वाक्य था कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और पिछले 20 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। आप अपराध की चर्चा करते हैं तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि नरसंहारों का दौर बिहार ने देखा है। बिहार ने देखा है कि किस प्रकार गांव के गांव, दलितों के गांव, अति पिछड़ी जातियों के गांव, सवर्ण जातियों के गांव, जब लॉलेसनेस होता है, जब एनार्की होती है, जब निरंकुशता होती है, तो कोई जाति नहीं देखी जाती है। हर जाति के लोग इक्वली विक्टिमाइज होते हैं। गांव के गांव का नरसंहार हो जाया करता था। आप मुझे बताइए 2005 के बाद कोई नरसंहारी घटना आई है? नहीं आई है। दूसरी बात, जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सभी पे मैं आपको आंकड़े और ब्यौरे के साथ बताने को तैयार हूं। क्या इंक्वायरी हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या क्रियाएं हुई हैं, कहाँ इनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो इस दौर का और उस दौर का एक बुनियादी अंतर, बुनियादी परिवर्तन हम देखते हैं। और तो और आखिरी बात में बता करके इस प्रश्न को समाप्त करूंगा, हमने उस बिहार को देखा है जहाँ पे शिल्पी जैन केस हो, जहाँ पे चंपा बिस्वास केस हो, जहाँ किसले का अपहरण कांड हो। ये मात्र नाम नहीं है, दीज आर नॉट जस्ट नेम्स, लेकिन ये हमारे अंतरात्माओं को झकझोर कर देने वाली यातनाएं हैं, घटनाएं हैं। शिल्पी जैन मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की युवती थी, उनका रेप होता है, उनकी लाश यहाँ पे गैराज में पाया जाता है। चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, संस्थागत रेप होता है, और कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सब जानते हैं, वो तार कहाँ से जुड़े हुए थे हम सब जानते हैं। 2005 के बाद निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है, और लगातार हम इस मिशन के काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लॉलेसनेस को प्रमोट ना करे, एनार्की को प्रमोट ना करे। लेकिन उसके बावजूद जब नेता विपक्ष आज कहते हैं, आपने कहा कि बुलेटिन जारी करते हैं, नेता विपक्ष भरी सभा में कहते हैं तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, शाहबुद्दीन जी जिंदाबाद, वो किसको केटर कर रहे हैं, वो किसको कुशन कर रहे हैं? तो कम से कम आपराधिक एलिमेंट को बढ़ावा कौन देता है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कौन करता है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। क्या होता है सर, जब मैं सवाल करता हूँ या सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, हमेशा वो कंपेयर करती है अब के पॉलिटिक्स को पहले के पॉलिटिक्स तक। मैंने हरियाणा का इलेक्शन कवर किया था तो उसमें ज़्यादातर मुद्दे बनाए गए थे कि 70 साल कांग्रेस राज की क्या की। बिहार की बात करते हैं तो 1990 के दशक में जो है लालू यादव ने क्या। So why we are comparing the politics of 21st century to 90s? क्या है कि 90 की सदी में हमारी जो ट्रेन की स्पीड होती थी वो 60-70 होती थी, 80 होती थी। अब हम 160 की स्पीड से वंदे भारत चला रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो सर पहले हमारे पास कुछ नहीं था। 1990 में एक टेलीफोन होता था, अब हर एक युवा के पास वो 5G स्पीड के साथ एक सिम है, एक स्मार्टफोन है, वो हर एक चीज देख सकता है, जान सकता है। नहीं देखिए, परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है सर? मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं देखिए, आप युवा हैं और निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल है, और मैं आपके इस बात से निश्चित रूप से तारुफ रखता हूं, सहमत हूं आपकी इन बातों से कि भाई तुलना पीछे की क्यों होनी चाहिए, हम तो आगे की भी बात कर रहे हैं। जब देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में मुझे एक विकसित भारत बनाना है, पूरा भारत इस विकसित भारत के संकल्प से जुड़ता है, और उससे भी महत्वपूर्ण कड़ी हम बिहार वासियों के लिए ये है कि कहते हैं कि प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया, जो एक समृद्ध पूर्वी भारत होगा, उसका गेटवे बिहार होगा। समृद्ध पूर्वी भारत का जो द्वार बिंदु होगा वो बिहार होगा। हम आगे की बात भी करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि भाई क्राइम को लेकर के
अब आप ऐसे समाज की कल्पना करिए, ऐसे प्रांत की कल्पना करिए जहाँ पे शासन प्रशासन में लोग ऐसे बैठे हुए थे, जहाँ पे अपहरण के तार, रेप के तार, बलात्कार के तार, हत्या के तार, नरसंहार के तार सीधे शासन प्रशासन से जुड़ते थे। आज वो तार हमने काटा है और बुनियादी रूप से हमने काटा है, और ये स्टेट प्रोमोटेड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रांत सरकार के समर्थन से, प्रांत सरकार के संरक्षण में, उनके संपोषण में आप कोई अपराध हो, सवाल ही नहीं खड़ा होता आज की तारीख में। आप बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आप प्राध्यापक भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं सर, क्या है कि पहले शिक्षा की हम बात कर लेते हैं क्योंकि आप उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ है आप सत्ता वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आई, आप उन किन कामों पे जोर देना चाहेंगे जो अभी तक छूटते रह गए या होना जरूरी था? नहीं, देखिए, शिक्षा को लेकर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत आवश्यक है, और यदि आप देखें तो हमारे शासनकाल में आप कभी गया जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, और मेरा वहाँ जाना हुआ था। आपने मेरे परिचय में कहा कि मैं प्राध्यापक भी हूँ, तो प्राध्यापक होने के नाते अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग सेमिनारों में मुझे जाने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय मैं गया था। एक तो उसका अद्भुत कैंपस बना है, और वहाँ केरल के छात्र, केरल के 400 से अधिक छात्र वहाँ वार्षिक ओणम मनाते हैं। अब आप खुद ही कल्पना करके देखिए, क्या 20 साल पहले के बिहार में, गया के सुदूर क्षेत्र में, दक्षिण भारत, केरल के छात्र ओणम मना सकते थे? ये आपके दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा मोतिहारी में स्वीकृत हो गया है, काम कर रहा है। बेगूसराय में, विक्रमशिला, भागलपुर में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बन के आया है कौशल विकास के क्षेत्र में। और यदि मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर के जाना चाहूँगा, 2005 के बाद के बिहार में कोई कल्पना कर सकता था कि बाईसाइकिल स्कीम के माध्यम से लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट प्राइमरी और हाई सेकेंडरी में कितना बढ़ जाएगा? ये डेटा है, ये फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है, ये एजुकेशन का डेटा कहता है कि साइकिल पे 2 चोटी लगा करके हमारी बहनें स्कूल जा रही हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारे मन को प्रफुल्ल से, हमारे मन को और आकांक्षा से भर देने का काम करता है। सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। निश्चित रूप से देखिए, हायर एजुकेशन में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, और एजुकेशन में ऐसे स्किल को हम इम्पार्ट करें जिससे हमारे यंगस्टर्स एम्प्लॉयबल बने, हमारे यंगस्टर्स को रोजगार सृजन करने वाला कैसे बने, हमारी ये चिंता है। सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में उद्योग, व्यापार, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम कैसे डेवलप करना हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और कई जगह हमने काम किया भी है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमने काम किया है। बिहार में आपको जान के ताज्जुब होगा कि ड्रोन का भी एक स्टार्टअप काम कर रहा है। मखाना को फूड प्रोसेसिंग के लिए भी अभी केंद्र सरकार ने घोषित किया है। तो आप देखेंगे आने वाले 5 वर्षों में, आपने जिस प्रकार बात की कि भाई 25 वर्षों के भारत का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी भूमिका बिहार और बिहार की युवा निभाते आपको दिखेंगे। आप निश्चिंत रहिए। कल मैं बात कर रहा था, एक अपोजिशन का पॉलिटिकल पर्सनालिटी था, तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई सरकार इस बार 12,000 ट्रेन चला रही है दिवाली और धनतेरस पे, दिवाली और छठ पे, तो मुझे लगता है अच्छा काम है। बिहारी जहाँ परेशान होते थे, दिल्ली से देखा जाए तो पूरा जंक्शन भरा रहता था, तो आराम से, तो वो बोल रहे हैं कि सरकार चला रही है और 80% ही उसका फीस ले रही है, मतलब 1000 का टिकट है 800 रुपये लग रहे हैं, 20% छूट मिल रहा है। तो मैंने बोला तो ये तो अच्छा काम कर रही है सरकार, तो वो बोले नहीं, अच्छा काम नहीं कर रही है। ये काम ऐसा है कि बिहारियों को मूलभूत सुविधाएं ना दे करके बिहारियों को लेबर फैक्ट्री बनाने के लिए वो बाहर से इसलिए ला रही है और भेज रही है 80% खाली किराया लेकर के। तो मैंने उनसे कट टू कट सवाल ये भी किया कि भाई ऐसा थोड़ी है कि चुनावी साल ये है, पिछले साल भी 8,000 ट्रेन चलाई थी, आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है किसी भी मुद्दे को ट्विस्ट करना, और मुझे लगता है कि वो हर मुद्दे को ट्विस्ट करके देखिए, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये बुनियादी सवाल तो है ही, बिहार में प्रवासी श्रमिक, हमने कोविड के समय में देखा कि बहुत सारे प्रवासी श्रमिक बिहार लौट करके आए थे। ये चुनौती आज की नहीं है,
एनडीए की नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चुनौती रही है। अगर आप देखेंगे तो 54-55 में जो फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हुआ था, उस समय से ही इसको शुरुआत में हमने गौर फरमाया था। लेकिन आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता ये है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, यदि आप देखें, प्रधानमंत्री जी परसों गया जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे शिलान्यास किया है। तो हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। हमारी सरकार, आप देखिए पटना में आप हैं, यहाँ बगल में कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल है। उस कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल में आप देखिए जब दियारा का क्षेत्र में बाढ़ आता था तो महीनों वो गांव कटे रहते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मायने होते हैं ये बिहार वाले समझते हैं। आज पटना से बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सेम डे जाकर के वापस आ सकते हैं। ये कल्पना कर सकते थे आप 20 साल पहले? नहीं कर सकते थे। तो हमारे कहने का ये आशय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी और एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम कैसे खड़ा हो, इस दिशा में हम काम करें ताकि हमारे यंगस्टर्स को बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। जैसे नवादा में अदानी का सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है, शुरुआत हो गई है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बिहार में भी होगा और हमारे युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिहार में 2 घटनाएं ऐसी हुई, लगभग भारत के लोग देखें उसको और सबके मुख पे भी है। पहला तो चंदन मिश्रा कांड, दूसरा गोपाल खेमका। अभी क्या अपडेट होगी सर, क्योंकि आप एज अ लॉ स्टूडेंट और अभी लॉ कॉलेज में भी आप प्राध्यापक हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये दोनों जो आपने क्रिमिनल इंसिडेंट्स का जिक्र किया है, सरकार की टॉप लीडरशिप हो, पुलिस की टॉप लीडरशिप हो और ब्यूरोक्रेसी की टॉप लीडरशिप हो, हमने 24 से 48 घंटे के अंतर्गत ही जो भी इसमें दोषी थे उनको धर दबोचा, वो कार्रवाई भी हमने की है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर जज करने का मापदंड क्या होता है? मापदंड ये होता है कि आप उसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप घटना होने से रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पूरी रिपोर्ट आएगी तो हमें और क्लियर होगा कि आपसी विवाद था, ज़मीन का विवाद था, विवाद जो भी हो, सरकार का और प्रशासन का काम होता है कि भाई घटनाएं ना हो, घटनाओं को एंटिसिपेट करके घटनाओं को रोकना। निश्चित रूप से इस दिशा में हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा राजनीतिक नेतृत्व पूरी की पूरी शक्ति से, पूरी की पूरी ताकत से ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए तत्पर है और हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है ये। आप दलित समाज और युवा नेतृत्व पर भी काफ़ी काम किए हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा दलित समुदाय को लेकर कांग्रेस या राजद से अलग और गंभीर विकल्प पेश कर रही है? देखिए, कोई भाजपा इस चुनाव में कर रही है या पहले चुनाव में किया था, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और सिर्फ दलित ही नहीं, अत्यंत पिछड़ी जातियाँ, जो अति पिछड़ी जाति हम कहते हैं, आप देखें देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में एक आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचती है। और तब पहुंचती है जब उससे पहले एक दलित समाज के बेटे का कार्यकाल समाप्त होता है, रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त होता है। यदि आप देखें तो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, प्रोफेसर्स हों, सांसद हों, विधायक हो, हर स्थानों पे शासन प्रशासन में सम्मान और भागीदारी दलित समाज, गरीब जातियां, वंचित जातियों को मिली है तो पिछले 10 वर्षों में ही मिली है। और आरजेडी और कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं नकारात्मक राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने उनकी बात छेड़ी तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र। अभी उनका एक कॉन्ट्रोवर्सी हमने देखा था, दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को वो ये कहते हैं कि हम तुमको जूता से मारेंगे। क्या है, जब वो शासन में थे तो गांव के गांव दलितों का नरसंहार करते थे, आज जब विपक्ष में हैं तो दलित समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी आशा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो उनके लिए हम लोग प्रायोरिटी हैं कि नहीं, ये दलित समाज बेहतर तरीके से जानता है। लालू जी का जन्मदिन निकला, लालू जी के जन्मदिन पे एक आरजेडी के सामान्य वर्कर ने बाबा साहेब की तस्वीर उनको पेश की, वो उनके पैरों के पास था। आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लालू जी ने अपने पार्टी के अंदर जितने भी दलित समाज के नेता हुए, श्याम रजक जी छोड़ के चले गए, रमई राम जी के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, तमाम ऐसी फहरिस्त हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद को लेकर के वो दलितों को महज वोट बैंक समझते हैं, अति पिछड़ी जातियों का मात्र राजनीतिक उपयोग करना जानते हैं। यहाँ आने से पहले मैं होटल था तो वहाँ टीवी चल रही थी, मैं देख रहा था, हमेशा एक्सक्लूसिव आ रहे थे। मुद्दा था 130A।
क्या समझाइए थोड़ा दर्शकों को। नहीं ये चीज़। देखिए, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये हमारे संविधान निर्माताओं को विशेष तौर पे, अगर आप संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 देखेंगे तो उसमें मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तय करते एक उसमें मंशा प्रस्तुत की गई है बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माण सदस्य के बाकी सदस्यों के द्वारा। आज की तारीख में जेल से सरकार चलाना ये कहाँ तक उचित है? क्या हमारे राजनीतिक जीवन में नैतिकता को स्थापित करना ये कोई जुर्म है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं भाई हमारे खिलाफ इसका दुरुपयोग होगा। बीजेपी की सरकारें बहुत सारे प्रांतों में हैं, कांग्रेस की सरकारें बहुत सारे प्रांतों में हैं। कल आप भी आएंगे, कल आप भी केंद्र में आपकी सरकार आएगी। और सबसे बड़ी बात इस संशोधन की यह है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को भी इस डोमेन से बाहर नहीं रखा है। उन्होंने कहा है और इस संशोधन में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि प्रधानमंत्री पे भी कोई आरोप लगता है तो उन पे भी ये सब की सब धाराएं, ये सब के सब सेक्शंस उतने ही लागू होंगे। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। कोई किसी स्थान पे तो उसको प्रिविलेज मिलेगा, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर आरोप लगता है तो आपको सिद्ध करना चाहिए, आरोप मुक्त होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए और तब जाके सरकार चलाइए ना आप। अगर हमारे यहाँ एथिक्स, मोरालिटी, आदर्श और नीतियों की राजनीति हो तो उससे किन लोगों को समस्या हो रही है? मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। लालू जी हों, अभी एडीआर का रिपोर्ट आया था। एडीआर एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया है कि सबसे ज्यादा आरोप वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है। आप जानते हैं कौन है? नंबर 1 पे रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के तेलंगाना के। अब देख लीजिएगा, एडीआर का रिपोर्ट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे एमके स्टालिन है। फिर सिद्धारमैया जी भी इसी सूची में आते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी के नाम पे पॉलिटिक्स हो, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज का ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध कर रहा है, लेकिन जनता के सामने टोटल तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं आज की तारीख में। तेजस्वी जी का एक भाषण था, वो कहते थे ये गुजरात के लोग हमें बताएंगे कि बिहार में पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, या ऐसा कुछ बोला था। मुझे पूरा याद नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं बिहार के नहीं हैं। नहीं देखिए, हम लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी में हमारे ये संस्कार नहीं है कि हम कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी जाति के नाम पे या कभी लिंग के नाम पे कोई भेद करें। ये देश एक है, ये देश अखंड है, ये देश संप्रभु है। हमारा स्वाभिमान है, हमारी यूनिटी और हमारी सॉवरेंटी, और इसमें कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, वो बॉर्डर लाइंस पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, भेद के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। तेजस्वी जी का जन्म नहीं हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ इस समाज और देश के लिए काम करती आ रही है। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी का अपना अपना एजेंडा है और मुझे लगता है कि उनका एजेंडा देश के सामने आ चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हितों की बात करते हैं। अभी आप बात कर रहे थे सामाजिक न्याय की। कल ही मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल जी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे? राहुल जी ने घुमा दिया। इससे यही सिद्ध होता है ना कि भाई अभी भी उनके गठबंधन में ये स्पष्टता है नहीं। नीति क्या है नहीं पता, नियत क्या है नहीं पता, नेतृत्व कौन करेगा नहीं पता। तो इतने आप लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ बिहार चुनाव में बिहार की जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे दिखता है कि आप बिहार को लेकर के सीरियस नहीं है। आपका विजन क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है, आप आने वाले 25 वर्षों में बिहार को विकसित प्रांतों की सूची में, श्रृंखला में खड़ा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? कोई सोच नहीं है आपके पास। हम चाहते हैं कि मुद्दों पे बात हो, हम चाहते हैं आप हमको अकाउंटेबल करिए, हम चाहते हैं आप पूछिए कि भाई मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, रोड्स कंस्ट्रक्टेड, बिजली की उपलब्धता, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इस पे बात होनी चाहिए। ये बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वो किस पे बात कर रहे हैं? कोई गुजरात से आया, एसआईआर को लेकर के बातें कर रहे हैं। उसी एसआईआर में जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि 98.2% लोगों के डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए हैं, सब वेरीफाई हो गया है, सब हंसी खुशी चल रहा है। जिलाध्यक्ष जो आरजेडी के हैं वो सहमत है इस प्रोसेस से, उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो सहमत है इस प्रोसेस से। तो अनर्गल कुछ भी मुद्दा पैदा करके इस प्रकार से द्वेष का भाव, द्वेष और भय का वातावरण बनाना, ये राजनीति के लिए, बिहार के लिए ठीक नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई थी सर, 70,000 करोड़ से ज़्यादा ये लगा था कि
बीजेपी घपला की है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं नहीं, देखिए सीएजी की रिपोर्ट में कभी भी घपले की बात नहीं की गई, नोशनल लॉस की बात की जाती है कि भाई नोशनल लॉस कितना हुआ है, ये बेहतर हुआ था, इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ था। ये एक वार्षिक ऑडिट प्रक्रिया है और ऑडिट प्रक्रिया के माध्यम से मुझे लगता है जो आंकड़े आए हैं ये मंत्रालय और सरकार ने अभी इसको इंक्वायर कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी इसका रिपोर्ट आएगा ये पब्लिक डोमेन में होगा। नोशनल लॉज को भ्रष्टाचार कह देना ये आरजेडी के मानसिक क्षमता का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। ये तो 11 महीने के अंदर ही होने चाहिए थे। 11 महीने तक की अवधि होती है ऑडिट की। आप निश्चिंत रहिए, जो ऑडिट है ये ऑडिट हमारी सरकार के रहते रहते आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा पैसा कहाँ लगता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे 130वें संशोधन की, अगर कोई दोषी पाया जाए तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। हम तो चाहते हैं कि भाई विपक्ष के लोग जो हैं स्वीकार करें, आगे आएँ और यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो 130वां संशोधन पास कराने में हमारी सहायता करिए और पकड़वाइए उनको। आप वो भी तो करने को तैयार नहीं है ना। आपके पास मुद्दों की कमी है, आपके पास विजन की कमी है, इसीलिए कुछ भी अनर्गल बातों को ढूंढ करके आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप करिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा सर, अगर उस पर हम बात करें तो कई लोगों से मैंने बात की तो कह रहे हैं कि भाई अभी वैकेंसी खाली नहीं है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का अगर स्वास्थ्य देखा जाए, उम्र देखी जाए, क्योंकि आज उनकी सारी रैलियां भी रद्द हो गई, नहीं देखिए क्या कारण हो सकता है और कौन हो सकता है मुख्यमंत्री चेहरा? स्पष्ट रूप से बात करें। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि तय है एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार जी का नाम आज से नहीं बहुत दिनों से स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि इस पे किसी प्रकार का स्पेकुलेशन करना या किसी प्रकार का गेस वर्क करना आप लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है, आप देखेंगे कि एनडीए का जिलावार सम्मेलन हुआ, अब एनडीए का विधानसभा वार सम्मेलन हो रहा है। हम लोग मांझी जी, चिराग जी, उपेंद्र जी, जदयू और बीजेपी सब मिलकर के काम कर रही है। विधानसभा स्तर पे एक अद्भुत समन्वय है, एक अद्भुत सहयोग का वातावरण है। फेस को लेकर के क्लैरिटी है। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस पर कोई संदेह, कोई शंका प्रकट करना ये मुझे लगता है कि समय को व्यर्थ करने जैसा है। आखिरी सवाल हमारा, इसके बाद हम रैपिड फायर करेंगे 2 मिनट का। आखिरी सवाल है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, 2 साल पहले पार्टी बनाए हैं और लगातार जनसुराज यात्रा भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इनके आने से क्या बिहार की राजनीति कठिन हो गई है, या जो जाति पे आधारित राजनीति होती थी उससे हटकर थोड़ा विकास और अन्य मुद्दे जो हैं जो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं देखिए भैया, ऐसा है क्या कहना है? स्वागत है उनका, ये बिल्कुल नहीं, ये तो संविधान कह ही रहा है स्वागत है सर। वही संविधान कह रहा है स्वागत है। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार तो आप देखिए, जब संविधान की आत्मा को हत्या करने का कुत्सित प्रयास किया गया था तो पहला विरोध का स्वर कहाँ से उठा था? बिहार में ही उठा था। तो बिहार में जो आम जनमानस का विवेक है वो लोकतांत्रिक है, वो डीएनए है। स्वागत है, बिहार के लोगों को विकल्प मिलेगा। हमारी पूरी शुभकामनाएं प्रशांत जी और जनसुराज की पार्टी के साथ है। लेकिन वो टिकें, उनका विजन कुछ प्रस्तुत करें, बिहार को लेकर के अच्छी बातें करें और जो क्लीन पॉलिटिक्स के नाम पे वो आए हैं वो क्लीन पॉलिटिक्स करें। पूरी शुभकामना है। पूरी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये विकल्प सबके पास प्राप्त है। कल को आप भी पार्टी बना करके आइए, आपका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। बिहार के लोगों को जितने ऑप्शंस मिलेंगे, बिहार के लोग उसमें से अपना मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन के आधार पर तय करेंगे उनको किनको अपना आशीर्वाद देना है, जन समर्थन देना है। अब रैपिड फायर है हमारा। पीएम मोदी बनाम नीतीश कुमार, किसके भाषण में ज़्यादा पॉलिटिकल पंच है? नहीं देखिए, भाषण में पॉलिटिकल पंच की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और बिहार को समृद्ध पूर्वी भारत का द्वार बिंदु बताते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को लेकर के उनका 20 वर्षों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं, दोनों की अपनी अपनी पंच लाइन्स हैं। टीवी डिबेट या क्लासरूम, आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मजा आता है? क्लासरूम में ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ एक दोनों तरफ से चर्चा होती है। नहीं, टीवी डिबेट में भी दोनों तरफ से चर्चा होती है। नहीं, टीवी डिबेट में कई बार बोलने से रोक दिया जाता है, लेकिन चलिए वो मीडिया का वो स्वभाव ऐसा है। लेकिन अगर आनंद की बात करें तो क्लासरूम में निश्चित रूप से ज़्यादा मज़ा आता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष की कुछ बातें आप बताएं। जैसे लालू यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या हो सकती है? लालू यादव जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लालू जी ने जब शुरुआत की, लालू जी इसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो यहीं के ही एलुमनाई कह लीजिए उनको। उनकी मंशा मुझे लगता है शुरुआत में ठीक थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन मंशाओं के साथ अन्याय किया,
जेल गए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बच्चों को शासन प्रशासन में लेके आए। ये लोहिया कर्पूरी जी, जयप्रकाश जी के आदर्शों के साथ, उनके विरासत के साथ बड़ा अन्याय और अपमान किया उन्होंने। ऐसा नहीं करते तो शायद वो बड़े व्यक्ति और एक बड़े नेता होते। मतलब सब मिलाकर उनकी पहले वाली विचारधारा सबसे अच्छी थी। अगर वो इमरजेंसी के विरोध में खड़े हो तो निश्चित रूप से अच्छी बात थी। बिहार के लोकतंत्र, और हम लोगों ने अभी बात की कि भाई संविधान की आत्मा के हत्या के कुत्सित प्रयास के विरोध में उन्होंने आवाज़ बुलंद की, ये अच्छी बात थी। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी रही, उनकी पॉलिटिकल यात्रा रही, वो बाद में खराब से बद से बदतरी होती गई। ये बिहार की जनता ने भी देखा। अब बिहार की राजनीति आपको क्या लगता है, जाति आधारित या मुद्दा आधारित? ऑप्शन सिलेक्ट करिए आप। हम मुद्दा आधारित। दिल्ली की राजनीति और पटना की राजनीति यानी बिहार की राजनीति, किसमें ज्यादा गर्मी है? अभी तो 2 महीने के लिए पटना की राजनीति में ही गर्मी मैं देख लिया। हाँ, मैं आज 10 दिन से आया हुआ हूँ और दिल्ली भी मैंने कवर किया, लेकिन बिहार का कवर किया। ये माहौल लगभग 1 साल से बन गया है पूरा। माहौल लगभग 1 साल से बन गया है और आने वाले 3 महीनों में आप देखिएगा कि सारा का सारा मीडिया, और ना ही मीडिया बल्कि दिल्ली में जितने भी विदेशों के दूतावास हैं, वो सबके सब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ आएंगे। और अच्छी बात है। देखिए, बिहार में इलेक्शन एक पर्व होता है, एक फेस्टिवल होता है, और इस बार तो वास्तव में सभी पर्वों के बीच में आ रहा है। दिवाली, छठ भी है, तो हमारे जितने भी प्रवासी भाई बहन आएंगे वो भी वोट दे करके ही जाएं, लोकतंत्र का महापर्व भी बनाए और आस्था का महापर्व भी बनाए। तो आने वाले 2-3 महीने रोचक होने वाले हैं बिहार में। किताब सजेस्ट करिए युवाओं के लिए जो उन्हें पढ़नी चाहिए बिहार के विषय में। नहीं, युवा, अगर यूथ पीढ़ी है। देखिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। मैं जो अभी पुस्तक पढ़ा, जिसको मैंने पूरा किया है, वो है नीरजा चौधरी हैं। नीरजा चौधरी ने किताब लिखी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में उनका कॉलम भी आता है, द नीरजा चौधरी कॉलम। और इस पुस्तक में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चंद्रशेखर जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, उन सब के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें एक इंसाइडर्स व्यू प्रस्तुत करती हैं। तो पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में, देश के विभिन्न घटनाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो नीरजा चौधरी जी की अच्छी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो बिहार के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, द जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक उनकी जीवनी है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी ने लिखी है। तो ये 2 पुस्तक अखिल भारतीय स्तर पे, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, जिनकी लेखिका नीरजा चौधरी जी हैं, और बिहार के स्तर पे यदि आपको जानकारी चाहिए तो द जननायक, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे लिखी गई पुस्तक है, संतोष सिंह जी के द्वारा। इन 2 पुस्तकों को पढ़िए। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी पहले नेता या पहले शिक्षक? आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, पहले छात्र हूँ मैं, और जीवन भर मैं चाहता हूँ कि छात्र ही रहूँ। राजनीति का भी छात्र हूँ, लॉ का भी छात्र रहूँ। शिक्षक तो देखिए एक पदवी होती है, एक दायित्व होता है जो मिल जाता है। तो लेकिन पहले अगर शिक्षक पदवी पहले शिक्षक की मिली या पहले पॉलिटिकल? नहीं, देखिए, पहले मैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 2018 में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई थी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता तो मैं 2020 से बना। तो आप देखें तो पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही बना, नेशनल स्पोक्स पर्सन तो उसके 2 साल बाद में बना। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नहीं पीयूष जी, बहुत आनंद आया। आपको और आपकी भी जो बची हुई शेष समय बिहार में है, आपका अच्छा बीते। और पॉलिटिकल चर्चा बहुत अच्छे से किया आपने, ग्रिलिंग भी अच्छे से किया आपने। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर योर व्यूअर्स, जो आपके दर्शक हैं, उनको भी इसमें आनंद भी मिलेगा और थोड़ी बहुत जानकारी और ज्ञान की बातें भी मिलेंगी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ, नए नए लोगों के साथ। देखते रहिए नव भारत। धन्यवाद।